श्री राधारमण विजयते, दिस इज सी निकिता टिंकर, सीए फाइनल ईयर में डीएनसी इंटरमीडिएट ईयर 7। सो आज की वीडियो में हम लोग सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए लॉ की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे सी इंटरमीडिएट में लॉ में 84 मार्क्स आए थे और बेसिकली मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, कौन सी मेरे ऐसी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मुझे ये लगा और इसलिए आई मेड दिस वीडियो कि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल सके और आप लोग भी लॉ को इजीली क्रैक कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला तो है कि हमें लॉ में दिक्कत आने का मेन कारण ये है कि हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं बिजनेस स्टडीज़, और बिजनेस स्टडीज़ में हम बहुत जॉली मोड में उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि हमें बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम बहुत ईजीली ग्रास्प कर लेते हैं और हमने जितना भी समझा हुआ है उसके बेसिस पर हम पूरे आंसर्स फ्रेम वहाँ पे कर देते हैं। बट लॉ इज टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस स्टडीज। तो पहले जो आपको बिजनेस स्टडी वाला जोन आपने बना रखा है ना, उससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि लॉ में चाहिए होती है आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस आपको आईसीआई के कीवर्ड्स भी याद करने पड़ेंगे। तो आपको फ्यूजन चाहिए है अंडरस्टैंडिंग प्लस कीवर्ड्स का, तभी आप लॉ में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये तो हो गया आपका पहला टिप कि आप अपने बिजनेस स्टडी के मोड से क्या करो, बाहर निकल कर आओ। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको आप क्या करो, सबसे पहले स्मॉल चंक्स में डिवाइड करो। तो जो आपका सिलेबस है, करंट सिलेबस, उसको सही चंक्स में आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? अगर आपका सिलेबस देखोगे तो वो ब्रॉडली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंपनीज एक्ट, जिसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। दूसरा है एलएलपी एक्ट, सिर्फ एक ही चैप्टर है। फिर एक मैंने चंक बनाया है जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, और एक लास्ट है फेमा। अब अगर मैं बात करूं, जब भी आप लॉ पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट करो एलएलपी एक्ट से। दिस इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और कंसेप्चुअली भी बहुत इसमें आसान फंडे दे रखे हैं। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। तो आई वुड रिकमेंड आपको यहाँ से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी या तो आप इसे दे दो या आप इसे दे दो। पर्सनली मैं प्रेफर करूंगी इसे दे दो। क्यों? क्योंकि ये भी छोटे चैप्टर्स हैं और अच्छे स्कोरिंग है। तो सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो जीसीए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को। ये आसान चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको समझना है, जो कीवर्ड्स है उनको पढ़ना है, ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। और उसके बाद आप उठाओ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं। अभी 11 के 11 भी एक साथ में उठा लो। सबसे पहले इसमें भी आसान वाली चीज़ें पिक करो। कौन कौन सी आसान वाली चीज़ें हैं? जैसे चार्जेस बहुत आसान है, डिपॉजिट्स आसान है, डिविडेंड आसान है। तो ऐसे छोटे मोटे चैप्टर्स उठाओ जो सबसे पहले आसान हो, जो कम टाइम में हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे। तो अगर आप सही पैटर्न से चलोगे, आपको लॉ ऑटोमेटिकली ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, पर आपका रास्ता सही होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या पिक करना है? एलएलपी एक्ट। फिर आप जीसी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कर सकते हो, और फिर कंपनीज एक्ट पिक करो और उसमें भी सबसे पहले छोटे चैप्टर्स पिक करो जो आपको स्कोरिंग भी रहे, आपका कम भी टाइम कंज्यूम करे और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। और सबसे लास्ट में उठाओ फेमा। ये सबसे लास्ट में क्यों कहा? हालांकि एक ही चैप्टर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनरली इस चैप्टर को आप लोगों को डिफिकल्ट ही लगता होगा। ये चैप्टर आप लोगों को क्यों? क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर है, फॉरेन करेंसी की बातें आ जाती है, सो थोड़ा आरबीआई के रेगुलेशंस वगैरह इसमें ज़्यादा है। तो मैं पर्सनली मानती हूँ इसको आपको लास्ट में पिक करना चाहिए, बट अगर आपको पर्सनली इसको बहुत ईजी लगता है अगर आपको ये चैप्टर, तो आप इसको पहले भी पिक कर सकते हो, बट मेरे ओपिनियन में आपको इसको सबसे लास्ट में पिक करना चाहिए। और अगर आपको इसमें चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सेलेक्टिव कवरेज करना चाहिए। सेलेक्टिव कवरेज इज व्हाट? कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंस्टेड ऑफ लिविंग द इंटायर चैप्टर, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट कर जाओ। सो हर चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा चैप्टर मत छोड़ा करो। डोंट लीव एंटायर चैप्टर। अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसमें सेलेक्टिव कवरेज पे जाओ। सेलेक्टिव कवरेज क्या होता है? जिन टॉपिक्स में से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन
आते हैं या आने के चांसेस होते हैं, उन टॉपिक्स को पिक ज़रूर कर लिया करो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके सिलेबस को आप राइट चंक्स में डिवाइड करो, राइट वे से अप्रोच करो एक एक चैप्टर को, और ऑटोमेटिकली आपको लॉ इजी लगने लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम स्टडी मैथ को अच्छे से कैसे पढ़ें। तो देखो, मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने लॉ डायरेक्टली आईसीएस स्टडी मैथ से ही पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि मैं चाहती थी कि कीवर्ड्स आईसीआई खुद के ही एक्सपेक्ट करती है एग्जाम में, तो ऑथर्स अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं और आईसीआई एक्सपेक्ट करती है उनके कीवर्ड्स, तो ये मिसमैच ना हो जाए, इसलिए मैंने तो डायरेक्टली आईसीएस स्टडी मैथ पे ही रिलाय किया था। तो लॉ में मैं आपको पर्सनली तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप आईसीएस स्टडी मैथ पे ही रिलाय करूँ, और अगर आप किसी और पे रिलाय कर भी रहे हो इन चांस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी चेक करनी है आईसीएस स्टडी मैथ से कंपेयर करके कि वो सच में रिलायबल है या नहीं है नोट्स। अगर रिलायबल हो तो ही उनके साथ जाना, अदरवाइज आईसीएस स्टडी मैथ पे शिफ्ट हो जाना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि चलो हम आईसीएस स्टडी मैथ पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन पढ़े कैसे? आईसीएस स्टडी मैथ इतना वास्ट लगता है। तो देखो, आइडियली तो पहले से अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकालो कि आईसीएस स्टडी मैथ बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा अप्रोच स्टार्ट करना है कि जो आपका फर्स्ट रिविजन है, द फर्स्ट रिविजन ऑफ योर्स, दैट हैज़ टू बी समवॉट ऑफ रीडिंग सॉर्ट। आपको उसमें मेन तो ध्यान रखना है रीडिंग का। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज करने पर नहीं जाना। तो आपको लॉ का एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगी 3 रिविजन आप करिए। पहला रिविजन कैसे करिए कि आप डिटेल में करिए, पर बहुत ज़्यादा मेमोराइज ना करके सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दीजिए। आप मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रीड करिए। कैसे रीड करेंगे? सपोज आपने एक चैप्टर पिक किया, इसको आपने सपोज 2 घंटे में ख़त्म किया। 2 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में इमिजिएटली उसका रिविजन कर लो। क्या? नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में इमिजिएटली रिविजन कर लो। और क्योंकि अभी जस्ट ही पढ़ा है तो आपको रिवाइज करने में भी 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं। तो एक तो आपने अभी रीड किया, उसको दोबारा 10 मिनट देके और रीड कर लिया, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अब आपके माइंड में जाता जा रहा है। फिर क्या करो? फिर आपने सपोज दिन के पढ़े 3 चैप्टर, उस दिन 3 चैप्टर आपने दिन के पढ़ लिए। अब किताबें बंद करने से पहले आधा घंटा देके, क्या आधा घंटा या 45 मिनट्स देके आप दोबारा से आज जो ये 3 चैप्टर पढ़े इनका एक क्विक रिवीजन और कर लो। और मेन चीज़, इन रिविजन्स में आपको बहुत ज़्यादा अपनी मेमोरी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका है फर्स्ट रिविजन। तो फर्स्ट रिविजन में आपको क्या करना है, रीडिंग पर ध्यान देना है। तो अब आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपने एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ लिया है। यू हैव रेड इट 3 टाइम्स। तो आपको नहीं लगता आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली शार्प होने वाली है? तो ये बहुत छोटे टिप है, बट आपके लिए बहुत बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो इसको तो ज़रूर अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद मुझे बताना कि इसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। तो आईसीएस स्टडी मैथ को पढ़ने का पहला तरीका तो ये है कि फर्स्ट रीडिंग में रीड करना है, मेमोराइज करने पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। दूसरी चीज़, स्टडी मैथ को जब आप रीड करो उसमें आप इमिजिएटली हाईलाइट करते जाओ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते जाओ जो उस मेन पैरा का सबसे ज़्यादा क्रक्स है। उन वर्ड्स को बोलते हैं कीवर्ड्स, उनको आपको करना है हाईलाइट। तो अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं या फिर टाइमलाइंस हैं, उन सबको आपको स्पेशली मार्क करते हुए जाना है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको एसएम में ध्यान रखने। और जो मैं कह रही हूँ ना, आप ये जो 10 मिनट्स में रिवाइज करोगे, 30 मिनट्स में रिवाइज करोगे, उस टाइम पे आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन ही देखना होता है मेनली, इसीलिए आपको इतना कम टाइम लगने वाला है। तो
ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट रीडिंग की बात हो गई। अब आप एक्चुअली रिवाइज आगे जाके करोगे कैसे? तो ये मैंने आपको कहा 3 रिविजन करने हैं। अब जब आपका सेकंड रिविजन आएगा तब आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है किस पर कि अब आप थोड़ा मेमोराइज करना स्टार्ट करो। मेमोराइज करना स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अब आप थोड़ा थोड़ा रिकॉल करना स्टार्ट करोगे। अब आप जब अपना ये जो 10-15 मिनट्स वाला रिविजन है वहाँ थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करोगे कि आपको चीज़ें याद आ रही है या नहीं। तो सेकेंड रिविजन में जाके आप क्या करोगे? मेमोराइज करना स्टार्ट कर दोगे। और थर्ड रिविजन में तो फिर आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली जाके आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्लस अगर आपको लॉ में कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्टी आ रही हो, अगर आपसे लॉ बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है और एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो एक और चीज़ करो। क्या? एक और एडिशनल चीज़ आपको करनी है कि जो ये रिविजन्स आप करने वाले हो ये तो है ही, इनके अलावा एक एडिशनल चीज़ करनी है जो आपको एडिशनल मार्क्स देके जाएगी। क्या है वो एडिशनल चीज़? कि आपको आपकी बाकी सब्जेक्ट्स के रिविजन्स के साथ रोज़ डेली लॉ के लिए 1 घंटा 2 घंटा जो भी अप्रोप्रिएट हो निकालना स्टार्ट कर दो। तो डेली बेसिस पर इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको वीक लग रहा हो, आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर हम वीक पॉइंट्स को डिले करेंगे, हम उसमें प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो हमें कभी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, हमें उनमें डिफीट ही खाना पड़ेगा। इसलिए उनको फेस करो, फेस योर फियर्स। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है जैसे लॉ, तो आपको क्या करना है? उसको रोज़ 1 घंटा देना स्टार्ट कर देना है टिल योर एग्जाम्स। एंड आई कैन गारंटी कि वो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होकर ही रहेगा, मतलब नो वन कैन प्रिवेंट इट। नेक्स्ट चीज आती है अब हमारी कि कौन सी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो आपको अवॉइड करनी है। एक तो यही लैक ऑफ रिविजन वाली, कि रिविजन करते नहीं है और फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आते। भाई रिविजन तो करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ एक नया सब्जेक्ट है ना, हम यूज टू नहीं है इस सब्जेक्ट से। तो अगर आपका किसी चीज़ के साथ नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप रिविजन करते जाओ और अगर फिर भी डिफिकल्टी आ रही तो एज आई सेड डेली बेसिस पर उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो। तो डेली बेसिस पर जैसे आपको इंस्टाग्राम चलाना होता है ना, या और भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करने होते हैं, तो उनके टाइम से थोड़ी कटौती करके इसको टाइम देना स्टार्ट कर दो, आपको अपना रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं रोट लर्निंग। सो लॉ इज नॉट अ सब्जेक्ट जो एंटायरली कीवर्ड्स लर्न करके रट्टा मार के हो जाने वाला है। आपको साथ में अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, बिकॉज रटी हुई चीज़ें आप भूल सकते हो। देयर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप बहुत ज़्यादा रट के चल जाओ और आप एग्ज़ाम में जाके पूरा ब्लैंक हो जाओगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करो? अंडरस्टैंड करो और उसके बाद लर्न करो। और लर्न हमें सब कुछ नहीं करना वर्ड टू वर्ड, हमें सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करने हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप सिर्फ रट्टा मारकर लॉ में पास नहीं हो सकते हो। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है? एक समरी बनानी है। आई वुड सजेस्ट आप ये खुद बनाओ बैठकर, ठीक है? आप मार्केट में सर्च मत करना इसके लिए, आप खुद बैठकर बनाओगे तो आपके लिए जितना बेनिफिशियली होने वाला है ना, उतना वो मार्केट से आप जो PDF के प्रिंट्स निकलवाओगे ना, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मेक योर ओन समरी। समरी बनानी कैसे है? जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप अपने नोटबुक के एट द एंड 1-2 पेजेस स्पेयर छोड़ दो और वहाँ पर हर चैप्टर की जो भी लिमिट्स आती जाए उनको वहाँ नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। तो वो चाहे टाइमलाइंस हो, चाहे थ्रेशोल्ड्स हो, आप उनको लिखना स्टार्ट कर दो। प्लस
पेनल्टीज सारी नहीं याद करनी होती है, पेनल्टीज जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो, जैसे सेक्शन 447 की पेनल्टी हो गई या जो भी आपको आपके टीचर ने इम्पॉर्टेंट बताई हो, तो ऐसी पेनल्टीज आपको याद रखनी होती है सिर्फ। तो सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज भी आप एक जगह रख लो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये समरी आपको LDR में बहुत हेल्प करेगी। आप इस समरी को पता है सबसे ज़्यादा कब काम आएगी है, एग्जाम वाला दिन जो सुबह होगा ना, उसमें इस आप समरी को सच में रेफर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट आपने पूरा सिलेबस एक और बार गो थ्रू कर लिया है। तो ये समरी इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बहुत बड़ी दिक्कत बच्चे करते हैं कि कंटेंट ना ओवरलोड कर लेते हैं, अपने दिमाग को ओवरलोड कर लेते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। कंटेंट आप अपने दिमाग पर जितना प्रेशर डालोगे, जितना उसको ये फील करवाओगे कि इट इज सो मच कंटेंट, तो आपके लिए उतनी दिक्कत होती जाएगी। तो इसका सल्यूशन क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लग रही है चीज़ें, तो आप उसको डिवाइड करो सबसे पहले तो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ निकालो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आपको ओवरलोड से बचना है। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम बहुत सारा कवरेज कर लेते हैं। आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग कवरेज करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं 80% कवरेज ही कर सकता हूँ पर मैं अच्छे से करूँगा, तो आप 80% में सेटिस्फाइड रहो। क्या 80% में सेटिस्फाइड रहो, पर वो 80% में स्मार्ट वर्क लगाना है। एज आई सेड कि किसी भी चैप्टर को, कहीं से भी कोई चैप्टर हो, डोंट लीव इट इंटायरली। क्या करना है आपको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो तो करके जाने हैं। तो 80% करो, ओवरलोड मत करो कंटेंट को, जितना अच्छे से याद रखो उतना करो, पर थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, RTPs MTPs का कवरेज कैसे करें। सो देखो, RTPs MTPs आर वेरी वेरी यूजफुल। RTPs MTPs देखो, एक तो आपको खुद के अटेम्प्ट की तो करनी है, जो आपका रेलेवेंट अटेम्प्ट है उसकी RTP MTP तो करनी ही है, ये तो मस्ट डू है। इफ यू हैव एडिशनल टाइम तो आप +1 कर सकते हो, मतलब एक जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट की और कर सकते हो, इससे ज़्यादा नीड नहीं है करने की। तो क्या करना है, RTP MTP के साथ आपको खुद के अटेम्प्ट की RTP MTP करनी ही है, प्लस अगर आपके पास एडिशनल टाइम है तो आप मैक्स टू मैक्स एक पिछले अटेम्प्ट की और देख सकते हो, इससे ज़्यादा की नीड नहीं रहेगी। अच्छा, अब देखो, लॉ क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें अलग से क्वेश्चन बैंक्स वगैरह को रेफर करना है, अलग से क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने, और करने हैं तो करने कैसे। तो देखो, लॉ क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको मेन तो फोकस यही करना है कि जितना कॉन्सेप्ट है, जितना कंटेंट नोट्स वाला पार्ट है, जो चैप्टर वाला पार्ट है, आप उसको अच्छे से कर लो। पहला आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप उतना अच्छे से कर लो। क्वेश्चंस का आपको देखो बेसिकली क्या करना है, ICS स्टडी मेट के क्वेश्चंस आपको करने हैं, पर क्वेश्चंस का सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि आप उनको सबसे अच्छे से फर्स्ट रिविजन में करोगे। क्या फर्स्ट रिविजन में आप क्वेश्चंस को करोगे। क्वेश्चंस को फर्स्ट रिविजन में इस तरीके से करना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के बस ये याद आना चाहिए कि इसमें आप बेसिकली आप अपने माइंड में मैपिंग करोगे कि इसका मैं आंसर कैसे लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। जो रिटन प्रैक्टिस होगी वो आप कब करोगे, जब आप मॉक्स दोगे। तो आपको क्वेश्चंस की हैंड रिटन प्रैक्टिस एज सच नहीं करनी है, जो आप मॉक्स दो तब आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेना, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब आपको सिर्फ एक बार माइंड में एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूंगा या कैसे दूंगी। और क्वेश्चन का आंसर देने का जनरली लॉ में यही पैटर्न होता है कि आपको सबसे पहले बताना है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इशू इन्वॉल्व क्या है। तो यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द इशू इन्वॉल्व्ड। देन आपको बताना होता है कि ये किस प्रोविजन से पूछा गया क्वेश्चन है और
बेसिकली प्रोविजन कहता क्या है। फिर आपको बताना पड़ता है कि केस क्या है, तो हम केस का एनालिसिस करते हैं कि केस में बेसिकली क्या हो रहा है, और फाइनली हम दे देते हैं कंक्लूजन। ये आपको पूरा फॉलो करना ही करना है। क्या ये आपको पूरा फॉलो करना ही करना है, क्योंकि जनरली लॉ में क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड ही आते हैं, एनालिसिस बेस्ड ही आते हैं, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई क्वेश्चंस की बात। अब देखो, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट रिविजन में क्वेश्चन करना है, तो क्या आगे वाले रिविजन में ऑल टुगेदर स्किप कर देना है? तो देखो, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लेकर नहीं जाने आगे तक, आप इनमें फर्स्ट रिविजन में आपको सॉर्टिंग कर लेनी है। हर चैप्टर में से मुश्किल से आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा अपने सेकेंड डिविजन पर नहीं लेकर जाओगे। कितने 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा अपने सेकेंड डिविजन पर लेकर ही नहीं जाओगे, और इससे भी कम लेकर जाओ तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। फिर सेकेंड डिविजन से थर्ड डिविजन तक तो आपका नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल क्वेश्चंस बचने चाहिए, और LDR तक तो आप ऑलमोस्ट बिल्कुल ही क्वेश्चन मत लेकर जाना। क्यों? क्योंकि लॉ का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आप जो आपका कंटेंट पढ़ोगे वो ही बहुत सफिशिएंट रहेगा। सो क्वेश्चंस को एडिशनली करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो क्वेश्चंस की इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको पैटर्न पता चल जाए, वो हमने फर्स्ट रिविजन में देख लिया, वो हमें आगे तक याद रहने वाला है। प्लस हम मॉक्स देंगे तो हमको लिखने का खुद की प्रैक्टिस होने वाली है, तो वहाँ वो हेल्प करेगा। सो क्वेश्चंस का उतना ही रेलेवेंस है कि आपको चीज़ें एक तो याद आ रही है, प्लस आपको क्वेश्चन को राइट करने का वो पैटर्न बता रहा है। तो आपको उतना ही यूज़ करना है, क्वेश्चंस का ओवरडोज नहीं लेनी। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक के भरोसे चल रहे हैं एग्जाम देने। ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना, आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है कि MCQs का क्या करना है। ये MCQs का हम क्या करें? सो देखो, आई वुड सजेस्ट, अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो ICI इज द बेस्ट सोर्स। तो कहीं से भी इधर उधर ढूंढने की जगह आप ICI के पास जाओ, ICI के पोर्टल BOS पे जाओ, वहाँ से जो उनके MCQs है उसको एक्सेस करो, उनको सॉल्व करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली भी आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, जितना आपसे हो पाए कन्वीनियंस के बेसिस पर उतना कर लो कि आपको थोड़ा बहुत पैटर्न पता चल जाए। बाकी बहुत ज़्यादा अगर आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो MCQs की प्रैक्टिस अगर करो तो लिमिटेड करो, ताकि आपको थोड़ा पैटर्न पता चल जाए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। MCQs आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू फ्रेम आंसर्स। तो मैंने ये तो बता दिया कि आंसर फ्रेम करना कैसे, पैटर्न तो यही रखना है। प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लेकिन क्या है वो इम्पॉर्टेंट टिप, कि ये तो आपने कर दिया कि आपने ये लिख दिए कि ये इशू इन्वॉल्व, ये प्रोविजन, ये एनालिसिस, ये कंक्लूजन, ये, लेकिन लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको प्रेजेंट भी सही से करो। सही से प्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आपने ये इशू इन्वॉल्व लिखा, इसकी 2-3 लाइनें लिखी, पर एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं किया कि वो तीनों लाइनें को अच्छे से पढ़े, तो आप इस 3 लाइन का जो मेन क्रक्स है उसको अंडरलाइन करो। क्या करो? अंडरलाइन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरलाइन करके आओ। जैसे ही आप कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई करो, सपोज 30 डेज, अंडरलाइन इट। आप कोई लिमिट लिख रहे हो कि सपोज 5 लाख है, अंडरलाइन इट। आप कोई पेनल्टी लिख रहे हो, अंडरलाइन इट। इससे एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाता है कि आपको आंसर आता है या नहीं आता। तो अंडरलाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना कन्वीनियंस आप एग्जामिनर को प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो अंडरलाइन करना इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि अगर आपको आंसर आता भी होगा पर एग्जामिनर को नहीं दिखा, या कई बार ऐसा भी होता है कि आई हैव एनालाइज सर्टेन कॉपीज बच्चों की, लोगों की मैंने कॉपीज देखी है, तो वो क्या करते हैं पता है, वो मतलब चलो हैंड राइटिंग तो आपकी जैसी है,
आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू टू चेंज दैट, बट ये ज़रूरी है कि आप उसको नीट एंड क्लीन तो लिखो एटलीस्ट, कि सामने वाले को लेजिबल हो। तो कई बार वो लोग इतना क्लमजी वे में लिख देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ठीक से दिखती ही नहीं है और वो मिस आउट हो जाती है, और इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप एक तो आराम से स्पेसिंग यूज़ करिए, नया क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली मेंशन कीजिए कि फर्स्ट का ए है, इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज पे लिख के बॉक्स बना दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद स्पेसिंग देके फिर आंसर स्टार्ट कीजिए। अच्छे से पैरा चेंज करिए। अगर ये आपको इतना कंटेंट लिखना भी नहीं है तो एक साथ ऐसे मत लिख देना, राइट इट इनटू पैराज। अगर हो सके तो फिर इनको पॉइंटर्स में और ब्रेक करो। तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर आपने अच्छा लिख भी दिया आंसर, आपको पता भी है, तो कहीं वो मिस आउट ना हो जाए एग्जामिनर से, क्योंकि एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी कॉपी नहीं है, हजारों बच्चों की कॉपी है। तो आपको खुद के मार्क्स अच्छे चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा आपको। तो these are very very important tips and you must not lose your marks for these stupid things ना। आप इसके कारण आपके मार्क्स कट जाए तो मतलब दिस इज ट्रूली अनफेयर। पर आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, और ये इतनी सी चीज़ों करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, तो ये चीज़ें कर लो। एंड लास्ट थिंग, देखो दिक्कत क्या है हमारे साथ, एक कि हमने अपने माइंड में ना एक ऑलरेडी एक फियर क्रिएट कर लिया है कि लॉ तो डिफिकल्टी है। तो सबसे पहले तो ये जो नोशन आपने क्रिएट कर लिया है इसको अपने माइंड से उठाकर बाहर फेंको। यू मस्ट नॉट बी फियर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट। सबसे पहले जो अपना फियर है उसको बाहर हमें उठाकर फेंकना है। हमें लॉ से डरना नहीं है, हमें जब भी डर लगे चीज़ों को फेस करना है। तो आपको फेस करना है, यू नीड नॉट फियर, यू हैव टू फेस। तो लॉ को अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं लॉ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फियर को बाहर उठाकर फेंकना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप रिविजन्स करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आप इजी टू हार्ड की तरफ चलोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस 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 एग्जाम के लिए आपको देखो क्या याद रखना है कि एग्जाम में भी आप ऐसे ही करो। एग्जाम में भी सबसे पहले जो अच्छे से क्वेश्चन आता हो, जिसके सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से आते हो, उसको सबसे पहले करो। उसमें वो सारी अंडरलाइनिंग वाली चीज़ें भी करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को आता तो है, ये पढ़ के आया है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखना। प्लस टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में। 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन को गलती से भी उठा के मत देखना। सबसे पहले जो बाकी की क्वेश्चन से 5, उनमें से सेलेक्ट करना कि 4 कौन से करने हैं, एक कौन सा छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेना। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले MCQ कर लेना। पर अगर आपको लगता है कि सबसे पहले नहीं करने MCQs, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के जो 1 आवर या 1.5 आवर से तब तक आपके MCQs हो जाने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स में आपको MCQs करने हैं, और जो रिमेनिंग 2.5 आवर्स बचेंगे तो 30 मिनट्स ईच फॉर ईच क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो आपको बेसिकली हर क्वेश्चन पे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, अपने माइंड में टारगेट लेके चलना, आपका पेपर नहीं छूटेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को लॉ में ये भी दिक्कत आती है कि हमारा पेपर छूट जाता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम योर मॉक टेस्ट कि आप क्या करोगे। सबसे पहले अगर आप सपोज जैसे MCQs पिक कर रहे हो, 30 मिनट्स में MCQs को ख़त्म करना ही करना है, किसी भी हालत में ख़त्म करना है। उसके बाद आप हाफ एन आवर में हर क्वेश्चन को ख़त्म करते जाओ। आप ये मत देखो कि आपको 5 बजे तक रुकना है। हर क्वेश्चन के लिए आप एक अलग टाइम लिमिट सेट करो कि इस क्वेश्चन को मुझे इस टाइम तक कंप्लीट करना ही करना है। आपका पेपर ऑटोमेटिकली टाइम पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है। लॉ से डरना नहीं है, हमें उसको फेस करना है। हम इन मेथड्स को फॉलो करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ भी इंसाइटफुल रहा हो, तो लेट मी नो। और
साथ में श्री राधा रमण विजयते भी लिख देना, तो आई विल गेट टू नो कि इट वॉज यूजफुल फॉर यू। लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगी कि ये मंजिल आसान नहीं, कि ये मंजिल आसान नहीं, पर तुम भी कुछ आम नहीं, चुकेगा हर दाम सही, तुम बस सब्र करो। सो डोंट फेयर विद लॉ, सब्र करो, हो जाएगा। राधे कृष्ण।